रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा सोशियोलॉजी का 7th लेक्चर और आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को। सब्जेक्ट मैटर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया। हमने स्टडी किया फेजेस की बात की, हमने इनिशियल फ़ेज़, सेकंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़ और इसके साथ साथ हमने प्रेजेंट फ़ेज़ के हवाले से बात की। और इसके साथ साथ हमने देखा कि रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस कैसा है। इसके बाद हम सोशियोलॉजी की स्कोप यानी फ़ील्ड्स के हवाले से बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी फ़ील्ड्स आती हैं। फ़िलहाल अभी आपको इस चीज़ को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि इसका जो रिलेशन है बाकी सोशल साइंसेस के साथ कैसा है। फिर हम इसकी फ़ील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसमें जो जो चीज़ें सीखी फेजेस में, हमने सीखा कि माइक्रो और मैक्रो लेवल क्या होता है। हमने ह्यूमन इंडक्टिव अप्रोच के बारे में स्टडी किया। हमने फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल के बारे में डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने स्कोप के हवाले से डिस्कस की क्लास। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो रिलेशन है सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ कैसा है। तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। किस हवाले से कि यानी अगर एक इंसान जो है सोसाइटी में डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, एक ही शख्स एक टाइम पे फादर भी है, सन भी है और ब्रदर भी है, तो वो उसने किस तरह से बिहेव करना है ये चीज़ उसको उसका माइंड सिखाता है। माइंड ये चीज़ की क्लैरिटी उसको देता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है तो इसके सामने तुमने किस तरह से बिहेव करना है, ये तुम्हारी डॉटर है तो इसके सामने तुमने किस तरह से बिहेव करना है। यानी इन तमाम चीज़ों की जो क्लैरिटी है, यानी सोशल इंट्रैक्शन की जो क्लैरिटी है, वो हमें माइंड प्रोवाइड करता है। तो इस लिहाज से जो सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसके बाद हमने हिस्ट्री के हवाले से बात की। हिस्ट्री के हवाले से बात करने से पहले हम इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यानी हमारा माइंड ना सिर्फ हमें बिहेवियर वाइज क्लैरिटी देता है बल्कि हमें किसी के साथ इंट्रैक्शन किस तरह से करनी है, हमें बेतकल्लुफ़ी के साथ करनी है या बहुत लिमिट में रह के करनी है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी हमें हमारा माइंड देता है। हिस्ट्री में हमने क्लास स्टडी किया था सोशियोलॉजी में कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो फाइंड करती है सिमिलैरिटीज़ को डिफरेंट इवेंट्स में, और हिस्ट्री क्या करती है कि उन्हीं सिमिलैरिटीज़ में डिफरेंस को तलाश करती है, यानी फ़र्क को तलाश करती है कि अच्छा फ़लान टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी थी और उसने, और अगर फेमिनिज़म की अगर हम बात करें, फेमिनिज़म की अगर हम बात ना भी करें, हम वैसे बात कर लेते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर लेते हैं कि फ़लान टाइम पे औरतों पे ये जुल्म हो रहा था और उस टाइम पे भी औरतों पे ये जुल्म हो रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या स्टेप था और इस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या स्टेप था, यानी फ़र्क तलाश करना। अच्छा, तो उसके बाद हमने पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बात की थी कि किस तरह से इन दोनों में आपस में रिलेशन है। यानी चूँकि जो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को स्टडी करते हैं, हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, तो बेसिकली वो फॉर्मेशन या गवर्नमेंट कौन बनाता है, वो सोसाइटी ही बनाती है, सोसाइटी में रहने वाले लोग बनाते हैं। इस वजह से ये दोनों भी आपस में इंटर रिलेटेड है। आज हम इकनॉमिक्स की बात करेंगे। तो आज हम जो डिफरेंस देखेंगे, वो जो रिलेशन देखेंगे, वो सोशियोलॉजी और इकनॉमिक्स के हवाले से है। इकनॉमिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट है, आप लोगों ने इसकी बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ा होगा और आई गेस कि आपको पता होगा इसकी बहुत सारी टेक्निक्स का। अगर आप इकनॉमिक्स की बात करो तो इकनॉमिक्स का ये रोल होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर को बहुत देखा जाता है कि जिस तरह का कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसी तरह से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर दिया जाता है। आपने इसमें एडवर्टाइजमेंट के रूल्स भी पढ़े होंगे कि एडवर्टाइजमेंट के रूल्स क्या होते हैं, यानी ऐड जो है वो किस तरह की बनानी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड क्या है, एक बिज़नेस कम्युनिटी है ना, इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है पैसे कमाना। तो अगर आप इनके हवाले से बात करो तो मैकडॉनल्ड्स जो हैं आपको क्या क्या डील्स ऑफ़र करता है। बर्गर्स की अगर हम बात करें तो चिकन बर्गर भी है, बीफ बर्गर भी है, चीज़ बर्गर भी है। क्यों हमें ऑफ़र करता है? क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये चीज़ें खाई जाती हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों को पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पे बीफ नहीं खाया जाता। अगर आप इंडिया की बात करो, वहाँ पे मेजॉरिटी बीफ नहीं खाते, तो क्या मैकडॉनल्ड्स जो है वहाँ पे बीफ ऑफ़र करेगा? नहीं करता, वहाँ पे बल्कि सेल नहीं करता। वो इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और चीज़ ऑफ़र करता है, कोई और जो है वो चीज़ों को अगर आप देखो तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे पोटैटो पैटीज़ वगैरह जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। तो आपने देखा जिस तरह से जो सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो
वो अपना बिहेवियर चेंज करेगी या अपनी एड्स को चेंज करेगी, अपनी डील्स को चेंज करेगी। तो इस तरह से सोशियोलॉजी किस तरह से इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि मैंने भी बात की ही बिज़नेस कम्युनिटी और इनका काम क्या पैसे कमाना है। तो जिस तरह की जैसी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मोल्ड कर लिया जाएगा, और ये भी देखेंगे किस कंट्री में क्या क्लिक करेगा और किस कंट्री में क्या क्लिक नहीं करेगा। अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। तो इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। ये कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी डिटर्मिन हो रहा है, यानी कुछ भी जो डिसाइड हो रहा है वो इकोनॉमिक्स की मदद से हो रहा है। लाइक सोसाइटी में जो कुछ भी डिसाइड हो रहा है वो इकोनॉमिक्स की मदद से हो रहा है। किस तरह से, जिसके पास जितनी दौलत है, जो जितनी दौलत कमा रहा है, यानी प्लेंटी ऑफ मनी है, वो उसी हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को बना रहा है। सोसाइटी में नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस उसी हिसाब से बना रहा है। यानी इस हिसाब से अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स का कंट्रोल है, वही सब कुछ डिसाइड कर रही है सोसाइटी में। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है कार्ल मार्क्स का। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वार के बाद एड आई थी यूएसए से, बहुत सारी एड आई थी। किसको आई थी? यूरोप को आई थी। क्यों आई थी? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि चूँकि यूरोप के हालात बहुत ख़राब हो गए थे वर्ल्ड वार के बाद। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्हें डर था कि ये रशिया के अंडर ना चले जाए, या इनकी जो नेशन है, सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, वो रशिया को फेवर ना करने लग जाएं। इसलिए यूएसए ने बहुत हद तक यूरोप को फेवर किया था, और फेवर करने के साथ साथ उनका जो पर्पस था वो ये था कि यूरोप की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के फेवर में रहे, और उस गवर्नमेंट भी जो है वो अमेरिका के फेवर में रहे। तो इसी कंडीशन में जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इनका ये कहना था कि जो इकोनॉमिक्स है सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि इसको हम वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिससे आपकी आवाम जो है वो आपकी फेवर में आ जाए, आपको सपोर्ट करे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी एडवर्टाइजमेंट टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड कल्चर। एग्जैक्टली ये वही बात होगी जो मैंने भी आपको बताई, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। जिस तरह से कंज्यूमर्स का बिहेवियर होता है, जो चीज़ वो चाह रहे होते हैं, उसी हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वो हैं जी पियर बर्दू। पियर बर्दू, तो इनका हमने ज़िक्र अपने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था कि इनके अकॉर्डिंगली कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये उनका कसूर नहीं, बल्कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हमने पियर बर्दू की ही बात की थी। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमें जो है सोसाइटी में, यानी हमें इकोनॉमिक्स में किस चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए, हमें सोशल कॉस्ट को भी साथ लेके चलना चाहिए। इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स शुड लुक एट ऑल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड सुसाइड एक्टिविटीज़। ये कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स जो हैं, यानी अगर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक्स को बेटर करना चाहते हैं, तो हमें साथ साथ हमें सोसाइटी के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ डिस्कस करना होगा, उनको भी साथ लेके चलना होगा। लाइक अगर आप देखो कि कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, सुसाइड हो रही है और यानी पिटी क्राइम्स हो रहे हैं, तो इनका हिसाब किताब कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि यानी जहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सोशल कॉस्ट को भी साथ रखना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो वो आ जाता है जी नई सेमेस्टर की। अगर हम बात करें तो वो हैं इन्होंने क्या किया कि पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी ऑफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इनका ये कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो है, इसको हम बेटर अंडरस्टैंड तभी कर सकते हैं जब हम आज की मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करेंगे। यानी इनका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था, इनका कहना था कि अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पढ़ेंगे तो बेसिकली हम आज की मॉडर्न सोसाइटी को भी समझने के काबिल हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसके बाद जो जिक्र आ जाता है वो है जी, ये डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ, मुख्तसर बता रही हूँ, इनके मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसलिए मुख्तसर बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद एडम स्मिथ की अगर हम बात करें, एडम स्मिथ की अगर हम बात करें, इसका जिक्र आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि इनकी क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, क्या क्या इनकी थ्योरीज़ हैं।
तो इन्होंने लिसाज़ फ़ेयर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। किस हवाले से लिसाज़ फ़ेयर किसको कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल को आज़ादी मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। लाइक हमने कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो बात की, इसमें एक तो है जो हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ा था, उसमें आ जाता है जी इकनॉमिक्स डिटर्मिनेशन की बात की उन्होंने। उसके बाद हमने अल्फ्रेड मार्शल की बात की, उसमें उन्होंने किसके हवाले से बात की, यानी वेलफेयर ऑफ इकनॉमिक्स की बात की कि सिर्फ इकनॉमिक्स में क्या है, सिर्फ हम इसको दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पियर बार्दू की बात की तो उनका ये कहना था कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें इकनॉमिक्स में उसको शामिल करना चाहिए। इसी तरह से क्या होगा कि हम जो है कंट्री जो तरक्की करेगी वो साथ साथ अगर इन चीज़ों को लेकर चलेगी तो और बेटर सूरत हाल हो सकती है। नील सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बेटर कर लेते हैं तो हम आज की मॉडर्न सोसाइटी को समझने के काबिल हो जाएंगे। यानी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो है वो इंटर रिलेटेड है किसके साथ, आज की मॉडर्न सोसाइटी के साथ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें तो ये वही है, यानी किस तरह से फ्यूडल सिस्टम से लोग गए थे इंडस्ट्री की तरफ। तो ये डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है जी सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली जो सोशियोलॉजी है वो एंथ्रो से ही निकली है, एंथ्रो का ही सब पार्ट है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, क्या करती है, अगर हम इसको देखें तो ये जो है अगर हम इसके कोर्स के हवाले से बात करें तो जो कोर्स पहले क्या होता था कि इसकी कम्बिनेशन की परमिशन नहीं होती, यानी एक तरफ एंथ्रोपोलॉजी और एक तरफ सोशियोलॉजी। वो यानी इनका ये मानना था कि जो अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ लेते हो तो आप एक पहलू को कवर कर लेते हो, यानी आप दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर कर लेते हो। लाइक अगर आप एंथ्रो को पढ़ रहे हो तो सोशियोलॉजी के आप तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर लोगे, अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आप एंथ्रो के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर लोगे। लेकिन बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया। अब इनमें डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। इट्स ऑल अबाउट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल फिनोमेना, while जो एंथ्रोपोलॉजी is the study of human race, इसके साथ साथ जो एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, और जो थर्ड चीज़ है हम पास्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यानी पास्ट कल्चर की हम बात करते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माइनर सा इनका पहले आप खुद समझने की कोशिश करो कि डिफरेंस क्या है। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, कि इंडिविजुअल की लाइफ को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हम सोसाइटी में रहने वाले हर लोग जो हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और एक प्रॉपर्ली एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी को चलाने की कोशिश करते हैं। वाइल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वही जो सोसाइटी में जो कल्चर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उनका पास्ट क्या था, उसके बारे में डिस्कशन होती है एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात हुई, यानी इर्तिका कैसे हुई, यानी इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा जहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, कल्चर कैसे बन गया, हम जो मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं इनका ओरिजिन क्या है। पाकिस्तान में हर सूबे में कल्चर जो है वो डिफरेंट, यानी सिंधी, पंजाबी, बलोची वगैरह। तो ये कल्चर कैसे बने, कहाँ से आए, इनके बारे में डिस्कशन होती है, किस में, एंथ्रोपोलॉजी में होती है। अच्छा, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जस्ट लाइक द पास्ट सोशियोलॉजी इज़ नाउ एंथ्रोपोलॉजी एंड द करंट सोशियोलॉजी विल बी द फ्यूचर एंथ्रोपोलॉजी। यानी जो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट की जो सोशियोलॉजी थी वो आज की एंथ्रोपोलॉजी है, और आज की जो सोशियोलॉजी है वो फ्यूचर की एंथ्रोपोलॉजी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि जो सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें फिक्स सोशल प्रॉब्लम्स विद थ्योरी पॉलिसीज़, यानी किस हवाले से सोशियोलॉजी की हम बात करें, सोशल की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है वो किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली किया जाता है। अगर आप देखो तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ है, बिल्कुल, यानी फ्रांस में जो क्योस मचा हुआ था उसमें उनको एक सेटअप की ज़रूरत, एक सिस्टम की ज़रूरत पेश आई कि फ़ौरन से एक सिस्टम आए, एक पॉलिसी आए जो कि हमारे इस क्योस को ख़त्म करे, सॉर्ट आउट करे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर और डिफरेंसेस के बारे में बात की जाती है कि फ़लाँ जगह पे कैसे लोग रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, और फ़लाँ जगह पे लोग कैसे रहते थे,
उनका कल्चर कैसा था, उन्होंने किस किन किन की बुनियादों को सामने रखते हुए उन्होंने अपना कल्चर डिज़ाइन किया था। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि लिटरेट एंड प्री लिटरेट लोगों के बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी को कैसे मूव करें, वो अपना कल्चर कैसे बनाते हैं। और प्री लिटरेट, जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे वहाँ पे सोसाइटीज़, तो वहाँ पे कल्चर कैसे डेवलप हुआ। सोशियोलॉजी में दोनों चीज़ों को स्टडी किया जाता है। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप देखो तो प्री लिटरेट, यानी अगर हम प्री लिटरेट की बात करें, जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज नहीं स्टडी थी, वहाँ पे क्या होता था कि सोसाइटी को अभी वो प्रॉपर्ली सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि उनको स्टडी करने का मकसद ये था क्योंकि वहाँ से कल्चर की शुरुआत हुई और लोगों ने कल्चर बनाया और वहाँ पे क्या क्या थॉट्स थी। तो एंथ्रोपोलॉजी उनको स्टडी करती है, जबकि प्री लिटरेट में आ जाती है वो चीज़। इसके बाद अगर हम देखें फ़िज़िकल बेसिस जो सोशियोलॉजी है वो, और एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी जो है फ़िज़िकल बेसिस को भी देखती है, यानी किसी पार्टिकुलर फैमिली की बात करें तो ऐसी क्यों है, यहाँ पे मैरिजेस के ऐसे फंक्शंस क्यों हो रहे हैं, घर ऐसे क्यों हैं, कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं, इनकी बेसिकली रीज़न क्या है, इनकी डेवलपमेंट कैसी हुई, इनका कल्चर ऐसा क्यों है, तो वो पास्ट के हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म की बात करें तो जो सोशियोलॉजी है उसने एंथ्रोपोलॉजी से ही ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है, यानी मैंने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की, यानी स्ट्रक्चरलिज्म से यानी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, फंक्शनलिज्म यानी सोसाइटी का फंक्शन कैसा है, तो ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में यूज़ हुआ है, यूज़ आगे भी होगा। तो बेसिकली सोशियोलॉजी ने एंथ्रोपोलॉजी से ही बोरो किया है इस वर्ड को, इस सिस्टम को। इनका ये कहना है कि सोसाइटी में अगर आप सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर में तोड़ देते हो, लाइक अगर आप देखो, अगर आप इस तरह से देखो एक सोसाइटी, उसमें बहुत सारी कास्ट हैं। कास्ट अगर पाकिस्तान में देखो, भट हो गए, कोई अराई हैं, जट हैं, बहुत सारी कास्ट जो सैयद आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट क्या है, कास्ट हैं। अगर आप कास्ट वाइज उसको देखोगे तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये कास्ट वाइज किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इनके पीछे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और वही स्ट्रक्चर किसी फंक्शन को फॉलो कर रहा है, किसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही ये तमाम कास्ट सिस्टम चल रहा है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो डेफिनेटली कोई फंक्शन नहीं होगा, अगर फंक्शन नहीं है तो डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसी तरह से अगर आप किसी कंट्री की बात करो तो किसी कंट्री में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, लाइक ये देखो, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ बहुत ही लोअर क्लास यानी की बात करें हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ये क्या होता है कि ये इस तरह का एक हमारी सोसाइटी में एक जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है और किसी फंक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो हम किसी फंक्शन को भी फॉलो नहीं करें। लाइक अगर इसको मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में समझाऊँ तो होता कुछ इस तरह से कि जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी की मिसाल लो कि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन है और जिसको हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो ये फ्रेमवर्क किससे बना हुआ है, ये हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। इसी के अंदर बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है और सब अपनी अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं। तो सब क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। लेकिन क्या होता है कि इन सब ऑर्गन्स का, इन तमाम मसल्स का बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है, इनका बेसिकली फ़ंक्शंस क्या होता है कि हमें ज़िंदा रखना है। तो ये हमारी बॉडी जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंगली ये फंक्शन कर रही है। तो सेम इसी तरह से हमारी सोसाइटी है। अगर हम सोसाइटी में एक इमेजिनरी फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन को स्टडी करेंगे, इमेजिनरी मैंने वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, यानी अगर हम इसकी बात करें तो बॉडी के फंक्शंस को तो हम देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो बॉडी की फंक्शनिंग को आप पढ़ते भी हो, स्टडी भी करते हो। आप इसको अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो, टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जिस तरह से साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली पूरे एक्सपेरिमेंट्स इसके बारे में करते हैं। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमें चलता हुआ नज़र तो ये ना आता कि वो अच्छा ये स्ट्रक्चर है, तो हाँ इसी वजह से हम इसको इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी कि सोसाइटी में किस तरह से फैमिली मूव कर रही है, मैरिजेस किस तरह से, उन सबका अपना अपना एक फंक्शन है, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। वही स्ट्रक्चर किसी फंक्शन को फॉलो कर रहा है। यानी सोसाइटी में जो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है वो उसका एक स्ट्रक्चर है और वो किसी फंक्शन को फॉलो कर रही है। अगर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो डेफिनेटली कोई फंक्शन नहीं होगा।
अगर स्ट्रक्चर है तो फंक्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। यानी सोसाइटी में क्या है कि कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। यानी जिस हिसाब से सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से सोसाइटी में फंक्शनिंग होगी। जी, इसके बाद आ जाता है कि जो सोशियोलॉजी है इसमें क्वालिटेटिव जो है रिसर्च इस्तेमाल की जाती थी, बाद में क्वालिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च को बोरो किया गया था एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी में क्या था, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इसमें क्या था, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इन दोनों को डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था। बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे रिसर्च डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो होता है ये डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैट्स के साथ ये डील करती है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि सोसाइटी में इस तरह पहले हम देखते थे कि सोशियोलॉजी में कि ये सिस्टम है, ये कल्चर है, ये नॉर्म्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे जैसे इसमें एडिशन होता गया, नए नए थिंकर्स आते गए, उनकी अपनी अपनी अप्रोचेस थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये कल्चर को तो स्टडी कर रहे हैं, हम ये सिस्टम को भी स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अब हमें क्या होगा कि क्या करना चाहिए कि हमें इनको नंबर्स की टर्म बना लेना चाहिए, नंबर्स की टर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर्स बनाने चाहिए, नंबर्स बनाने शुरू कर देने चाहिए। तो इसी कंडीशन में क्या किया कि उन्होंने क्वांटिटेटिव जो है वो रिसर्च बोरो की थी एंथ्रोपोलॉजी से। किसने, सोशियोलॉजी ने। जो सोशियोलॉजी है वो ग्रुप लेवल पे फोकस करती है, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ग्रुप लेवल के साथ साथ इंडिविजुअल पे भी फोकस करती है, यानी कल्चर, पॉलिटिक्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। ह्यूमन एवोल्यूशन को डिस्कस करती है कि ह्यूमन का इर्तिका कहाँ से हुआ, इनके कल्चर्स कैसे बने, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है क्या, जो है हमारी एंथ्रोपोलॉजी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है, बहुत आसान लेक्चर था, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर को हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो सोशियोलॉजी का स्कोप हमने पहले फेजेस की सूरत में देखा, उसके बाद हमने इसका रिलेशन देखा विद अदर सोशल साइंसेस। कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि इसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं, सोशियोलॉजी की किस किस तरह से फील्ड्स वर्क भी होता है इसमें, हम उसको स्टडी करेंगे। यानी कौन सी रिलीजियस सोशियोलॉजी है, कौन सी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है, उसमें क्या काम होता है, कल हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सो क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।